हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 11 व 12 के पाठ्यक्रम में जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसी के अध्याय 6 कैसे बनती है कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। कविता हिंदी साहित्य या फिर अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, किसी भी साहित्य में सबसे प्रथम विधा कविता होती है। क्योंकि सर्वप्रथम यदि हमारे मन में कोई विचार आते हैं, अब चाहे वो प्रकृति को लेकर हों, किसी भी चीज़ को लेकर, तो हमारे जो कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, सर्वप्रथम उन्होंने काव्य के रूप में ही रचना रची है। उन्हीं रचनाओं को आज हम पढ़ते हैं। आज हम अपने पाठ्यक्रमों में भी देखते हैं कि सबसे पहले, चाहे वो हिंदी साहित्य में हो, अंग्रेजी में हो, संस्कृत में हो, सबसे पहले हमें सबसे पहला जो अध्याय मिलता है वो कविता के रूप में मिलता है, ठीक काव्य के रूप में मिलता है। अब हमारे मन में आता है कि कविता जो इतनी सुंदर, संक्षेप, सार, अपने अंदर एक गंभीर रूप लिए हुए होती है, एक शब्द के पीछे हजारों अर्थ छिपे होते हैं, हम उसको कैसे अनेक शब्दों को ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। आखिर ऐसा क्या है कविता में, या फिर कवि के मन में कविता रचने के कौन से नियम हैं जो हैं कि हर कोई वो कविता नहीं कर सकता। तो आज हम इस अध्याय में वही अध्ययन करेंगे कि यदि कविता क्या सभी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कुछ विशेष व्यक्ति ही कवि होते हैं, उन्हीं के मन में कुछ इस प्रकार की रचनाएं आती हैं जो कविता के रूप में रचित करते हैं। तो आइए आज हम आरंभ करते हैं कैसे बनती है कविता। कविता आपने देखा होगा, प्रकृति, मनुष्य, चिड़िया, पक्षी, जल, आकाश, सभी तरह की कविताएं हमारे कवियों के द्वारा आपने पढ़ी होंगी। आज उसी को हम भी, कि क्या हम भी कभी कभी आपने देखा हर कोई व्यक्ति कविता के रूप में शायरी, पोयम, अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए कहीं ना कुछ रचना कभी ना कभी अवश्य करता है। परंतु क्या हम उसे एक विशाल रूप दे सकते हैं? क्या हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं? क्यों नहीं बढ़ा पाते? क्या कमी रह जाती है हमारे नियमों में? कवि ने क्या ऐसे व्याकरण, ऐसे नियम लगाए हैं कविता के लिए? तो आज हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। चलिए, सर्वप्रथम जो ये आपका अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक में छठा अध्याय है, कैसे बनती है कविता, जो उसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कविता क्या है, फिर कविता कैसे बनती है, कविता में शब्दों का चयन कैसे किया जाता है, कविता में बिंब और छंदों का कैसे प्रयोग होता है, कविता की संरचना क्या, और अंत में कविता के घटक क्या क्या होते हैं। हम इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों पर आज बात करेंगे। वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी कविता आज लिखित रूप में मौजूद है। वाचिक मतलब सिर्फ हम पहले कविताओं को, शायरों को हम सुनते थे, बोलते थे, परंतु आज हम उसे लिखित रूप में देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। उसी के साथ मौजूद है यह सवाल कि कविता क्या है। यद्यपि कविता की इस पहेली को बूझना जटिल प्रक्रिया है, सारी जटिलता के बावजूद कविता हमारी संवेदना के निकट है। वह हमारे मन को छू लेती है, कभी कभी झकझोर देती है। कविता के मूल में संवेदना है, राग तत्व है। यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उससे अपना बना लेने का बोध है। यह वही संवेदना है जिसे रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना दिया और वह कह उठे। आपने सुना होगा, हमारी जो महत्वपूर्ण महाकाव्य है रामायण, उनके जो रचनाकार हैं वाल्मीकि, वो पहले डाकू थे जो रत्नाकर नाम से जाने जाते थे। परंतु जब उन्हें एक वेदना उठी, एक पीड़ा उठी देखकर, तो किसको देखकर, ये क्रूच पक्षी होता है, उनको देखकर पीड़ा उठी, तो उसके बाद से उन्होंने काव्य रचना आरंभ कर दिया। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वगम शाश्वती क्षमा यक्रोचे मिथुनाकम वदी काम मोहितम। इसी प्रकार सुमित्रा नंदन पंत जी ने भी कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम पीड़ा, हमारे हृदय में वेदना, उन सब से ही एक कविता का जन्म हुआ है। आप जो रत्नाकर डाकू के बारे में, जो बाद में वाल्मीकि बने, उनमें एक क्रोच पक्षी के जोड़े को देखकर, जिसे एक शिकारी मार देता है, जो काम वेदना में उससे वशीभूत हो रहे होते हैं, उस समय वो दर्द उनके मन में आता है। इसी प्रकार सुमित्रा नंदन ने भी कहा उठा है
कि वियोगी होगा पहला कवि, जो पहला कवि होगा वो अवश्य ही वियोगी होगा, अर्थात काव्य का जन्म पीड़ा से होता है, हमारे हृदय की वेदना से होता है। अब हम देखते हैं कविता क्या है। कविता साहित्य का एक अंग है। कविता की एक निश्चित परिभाषा देना कठिन है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि कविता आत्मा द्वारा अनुभूत भावों एवं विचारों का पृष्ठपोषण है। जो हमारी आत्मा, हमारे भाव हैं, हमारे विचार है, उसका पृष्ठपोषण, जो छंद और नियमित गति से बंधी होने के कारण ताल तथा लय को अपने में समाविष्ट करती है। हिंदी के कई विद्वानों ने अपने विचार सार कविता को परिभाषित करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पंडित जगन्नाथ जी के अनुसार, जो संस्कृत के एक महान विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है रमण्यार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, मतलब सुंदर अर्थ प्रतिपाद करने वाला शब्द ही काव्य कहलाता है। जो हमें आनंद की अनुभूति कराए, जो हमें सुंदर अर्थ प्रतीत हो, वही काव्य है। इसी प्रकार प्रोफेसर रमन बिहारी के अनुसार एक यहाँ पर परिभाषा दी गई है, मानव सौंदर्यात्मक प्राणी है। वह समाज में रहकर कुछ अनुभूति करता है एवं उसे प्रकट करता है भिन्न भिन्न माध्यमों से। जब वह अपनी अनुभूति को भाषा के माध्यम से इस प्रकार अभिव्यक्त करता है कि उसमें सरलता, सरसता और माधुर्य ओज हो, हृदय को स्पंदित करने की शक्ति हो, तो हम उसे काव्य कह सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम कहा गया है प्रोफेसर के द्वारा कि जिसमें सरलता, सरसता और माधुर्य ओज हो। हम अपने विचारों को, अपने भावों को सरल रूप से, सरस रूप से कह सकें, माधुर्य और उसका ओज प्रतीत हो, हृदय को स्पंदित करने की शक्ति हो, हम उसे काव्य कहते हैं। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद, जो छायावाद के प्रसिद्ध चार स्तंभ में से प्रथम स्तंभ माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा है कि पद्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। आप यहाँ की संकल्पनात्मक अनुभूति, पद्य आत्मा के अंदर जितने भावों को हम रखते हैं, उन भावों को ये हम अपनी अभिव्यक्त कैसे कर सकते हैं, किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो सबसे प्रथम माध्यम जो उन्होंने बताया है वो हमारा काव्य ही है। सुप्रसिद्ध समालोचक एवं चिंतक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम हिंदी साहित्य में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि यदि किसी एक महत्वपूर्ण विद्वान, एक लेखक के बारे में हम जानते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक प्रारूप दिया हो, जिनको सभी विद्वानों ने सहमति प्रदान की हो, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 ईस्वी में। उन्होंने भी कहा है कि कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कविता वह साधन है जिसके द्वारा सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि काव्य हमारे अंतः की अनुभूति है, एक विचारों का प्रकटीकरण है। आइए आगे इसको देखते हैं, कविता बनती कैसे है। यहाँ पर हमारे दो मत आते हैं कि कविता बनाने वाले जन्मजात प्रख्यात विद्वान होते हैं, या फिर हम उनको और तरह से भी बना सकते हैं। तो पहले मत को पढ़ते हैं। आइए, इसमें है, पहला मत यह है कि कविता लेखन की कोई निश्चित प्रणाली नहीं होती, न ही कविता लेखन की कोई प्रणाली बताई या सिखाई जा सकती है। कविता को मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी होती है और इसे एक भावुक और संवेदनशील हृदय ही लिख सकता है। तात्पर्य यह है कि कविता लिखना हमारे भाव, हमारी आत्मा में निहित है। वह संवेदनशील होना चाहिए, भावुक होना चाहिए। जो व्यक्ति हृदय से संवेदनशील होगा, भावुक होगा, वह कविता कर सकता है। कविता केवल भावुक हृदय में ही उमड़ सकती है। इसे चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला आदि की तरह सिखाया नहीं जा सकता। चित्रकला को रंग, कूची, कैनवास आदि, संगीत कला को लय, स्वर, ताल, वाद्य आदि उपकरणों के माध्यम से सिखाया जा सकता है, किंतु कविता में इस प्रकार के उपकरण नहीं होते। कविता को किसी बाह्य उपकरण की सहायता से सिखाया नहीं जा सकता है। कवि अपनी संवेदनाओं को कविता के रूप में प्रस्तुत करता है। यह हमारा पहला मत हुआ। दूसरा मत यह है कि चित्रकला, संगीत कला आदि के समान कविता लेखन को भी सिखाया जा सकता है। भारत तथा पश्चिमी देशों के कुछ विश्वविद्यालयों में काव्य लेखन से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इस प्रकार चित्र, संगीत, नृत्य आदि कलाओं के समान कविता लेखन को भी अभ्यास द्वारा सिखाया जा सकता है।
कविता के बार बार पढ़ने और विषय के जानने से कवि की संवेदनाओं के निकट पहुंचा जा सकता है। इस मत के मानने वालों को का विचार है कि उचित प्रशिक्षण तथा अभ्यास के द्वारा कविता लेखन सरलता से सिखाया जा सकता है। प्रशिक्षण एवं अभ्यास आपने पढ़ा भी होगा, बार बार सुना होगा, हमारे मोटिवेशन प्रेरणात्मक कवियों के द्वारा करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। हमारे बार बार प्रयास करने से कोई भी कार्य आसान हो जाता है, कोई भी असंभव कार्य है हम उसको संभव बना सकते हैं। तो ऐसे ही कविता को भी बनाया जा सकता है। जब हम किसी भाव को उस पर अधिक विचार विमर्श कर कर उसका प्रशिक्षण करके बार बार उस लय, छंद, शब्दों का संग्रह कर एक उसका निर्माण करेंगे तो अवश्य ही कविता को बनाने में हम सफल सिद्ध होंगे। अब हम कविता अभी शब्दों का संग्रह हम मैंने करने की बात की है, तो आखिर किस प्रकार के शब्दों का हमें संग्रह इसमें करना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण है, इन हम इस प्रकार के जो बिंदु हैं हम इस पर विचार करते हैं। आइए, सर्वप्रथम है, शब्द कविता के मूल आधार होते हैं। मतलब बिना शब्द के कोई कविता नहीं रची जा सकती, वो उसका मूल आधार है। शब्दों की सहायता से कविता लेखन संभव हो सकता है। शब्द ही कविता लेखन के सर्वोत्तम और प्राथमिक उपकरण है। सबसे पहले हमारे पास शब्दों का होना ही अनिवार्य है कि जो हम रचने जा रहे हैं आखिर उसमें हमारे पास शब्दों का होना आवश्यक है। शब्दों के उचित मेल से ही कविता बनती है, अर्थात उचित मेल। आपने देखा होगा कि जब हम कविता में लयबद्धता लाते हैं तो हम अंतिम स्वर में एक ही प्रकार के अक्षरों का प्रयोग करते हैं, तभी उनका मेल बनता है। कविता की संवेदना अमूर्त होती है, जिन्हें शब्दों के द्वारा मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। कविता लेखन में कवि शब्दों को छंदबद्ध करता है, जैसे दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिन जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, लयबद्धता है। छंदबंध के कारण उसमें एक लय हमें प्रतीत हो रही है, जिसमें हम काव्य रूप देख रहे हैं। इसी प्रकार हमें सही सही शब्दों का चयन करके उसको काव्य निर्माण करते हैं। इसके पश्चात कविता में बिंब और छंद क्या होता है। बिंब से मैं आपको बता दूं, बिंब का तात्पर्य अर्थ है, बिंब का शाब्दिक अर्थ है शब्द चित्र, अर्थात जिन शब्द चित्रों के माध्यम से कवि अपनी कल्पना को साकार रूप प्रदान करता है उसे बिंब कहते हैं। कल्पना, तात्पर्य है कि बिंब एक चित्र है। कौन सा चित्र? जिस किसी भी काव्य को हम पढ़ रहे हों, जैसे हमने भी देखा दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पथ में ना हो जाए रात का कहीं, यह सोच दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। तो आखिर हमें पथ पर चलने वाले को पंथी कहा गया है। तो ये दृश्य हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति है वो जल्दी जल्दी चल रहा है, क्यों? यह सोचकर कि कहीं पथ में रात ना हो जाए। तो यह दृश्य हमारे मन में आ जाता है कि हाँ, कोई चल रहा होगा, दिल ढल रहा है, शाम हो रही है, ये सब सोचकर वह जल्दी जल्दी जाता है। इसी प्रकार का बिंब हमारे मन में बन जाता है, एक चित्र हमारे मन में बन जाता है। यदि मैं बात करूँ, ताजमहल देखने जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो उसी प्रकार की चित्र हमारी छवि मन में आ जाती है, ताजमहल हमारे मन में बन जाता है। तो यही बिंब होता है। कविता में बिंबों की भूमिका क्या है, इसको देखते हैं। बिंब ही कवि की कल्पना को साकार रूप प्रदान करते हैं। बिंब के द्वारा ही आंतरिक संवेदनाओं कविता के रूप में प्रकट होती हैं। ये अमूर्त को मूर्त रूप प्रदान करती है। हमें पता है कि जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक अमूर्त है, परंतु बिंब हमारे मन में वो चित्र बना देते हैं तो वह मूर्तता आ जाती है। छंद, छंद से तात्पर्य वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय आदि के सुव्यवस्थित और सुसंगठित छंद रूप को छंद कहते हैं। हम वर्ण पढ़ते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। हम क्षणों के जिसमें मात्राएं काउंट की जाती हैं वो मात्रिक छंद होते हैं, जिनमें वर्णों की संख्या काउंट की जाती है वो वर्णिक छंद होता है। मात्रा, लघु गुरु, यति मतलब कहाँ पर हम वाक्य को रोकना है, कहाँ पर विराम देना है। गति, लय, उसकी पढ़ने की जो तारतम्यता होती है, जो लयबद्धता होती है, उसको लय कहते हैं। इन सब के प्रयोगों से हम उसको छंद बनता है।
तो छंद का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। छंद कविता के अनिवार्य तत्व हैं। सबसे पहले बिना छंदों के कविता का निर्माण हो ही नहीं सकता। यदि हम बात करें नाटक, कहानी, उपन्यास या फिर हिंदी साहित्य की अन्य गद्य विधाओं की, तो उन सब का निर्माण एक व्याकरण से होता है। व्याकरण साहित्य की एक अपना नियम होते हैं जिनके माध्यम से हम गद्य विधाएं लिखते हैं। उसी प्रकार यदि हमें कविताएं बनानी हैं तो कविताओं में छंदों का प्रयोग होता है। कविताओं को बनाने के लिए छंद ही उसके नियम हैं। सेकंड है, ये कविता को संगीतात्मकता प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी कविता होगी हम उसको लयबद्धता संगीतमय तरीके से ही गाकर गा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो हमें रुचिकर लगती है। ये कविता को कविता का रूप प्रदान करते हैं। तात्पर्य है कि जब हम किसी काव्य को पढ़कर या फिर संगीतमय रूप देंगे तभी अच्छा होगा। हम उसको गद्यात्मक पद्धति से नहीं पढ़ सकते, कहानी के रूप में, नाटक के रूप में, उपन्यास के रूप में उसको नहीं पढ़ा जा सकता है। फोर्थ है, ये कविता को प्रभावमयता प्रदान करते हैं। प्रभाव में कि आप जब पढ़ रहे होते हैं तो एक प्रवाह बनता है, उसी प्रवाह से इसका महत्व बढ़ जाता है। ये कविता को गयता प्रदान करते हैं। ये कविता को माधुर्य प्रदान करते हैं। माधुर्य प्रेम, आनंद, जिससे पाठक को एक आनंद की अनुभूति होती है। कविता से अब है कविता की संरचना कैसे होती है। तो नागार्जुन की एक छोटी सी कविता है अकाल, और उसके बाद परिवेश गांव का है। कविता है अकाल और उसके बाद परिवेश गांव का है। इस कविता में संदर्भ अकाल और उसके बाद का परिवर्तन है। कविता की भाषा, संरचना, बिंब, छंद उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है? आइए एक बार इसको पढ़ते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अब आप देख रहे हो कि पढ़ने के साथ साथ आपके मन में चूल्हे का छायाचित्र आया होगा, चक्की का भी बन गया होगा, कानी कुतिया मतलब एक कुत्ते का भी चित्र बन के आ गया होगा, छिपकलियाँ आई, चूहे आए, इन सब का बिंब आपके मस्तिष्क में बन गया है। आप अंत में देख रहे हैं कि उदास, पास, गश्त, शिकस्त, ये क्या हुआ? ये लयबद्धता हुई, ये शब्दों का चयन हुआ। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोई ने खुजलाई आंखें कई दिनों के बाद। अब इस कविता में आप लयबद्धता देखिए, पूरा गांव का दृश्य आप स्टार्ट में देख रहे हैं। खाने को त्रस्त हैं, चूल्हा रो रहा है, चक्की उदास है क्योंकि कुछ पीसने को नहीं है, कानी कुतिया उसके पास बैठी है, खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, छिपकलियाँ भी ग्रस्त हैं कि कुछ हमें मिले खाने को, चूहों की हालत पस्त है क्योंकि घर में कुछ खाने को अनाज है ही नहीं। कुछ दिनों के बाद जब घर में आता है, अनाज मिलते हैं, दाने आते हैं अनाज के, तो धुआं उठता है आंगन ऊपर कई दिनों के बाद, उसमें खाना बनता है, चमक उठती हैं आंखें कई दिनों के बाद, मतलब आंखें उठेंगी, खाने को मिलेगा, जो हमें पेट व्याकुल होता है जिसके लिए, वो चीज़ हमें आहार मिलने वाला है। कोई ने खुजलाई आंखें कई दिनों के, कोई ने भी अपने पंख फैला दिए हैं, खुजला रहा है, फैला रहा है, मतलब खुशी उसके अंदर प्रतीत हो रही है। इस प्रकार की संरचना हम कविताओं के द्वारा कर सकते हैं, जिसमें भाषा, बिंब, छंद सब उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार कविताओं की संरचना होती है। अब कविता में घटक कौन कौन से हमें यूज करते हैं, ये अंतिम चीज है कि हम कविता बनाते समय किन किन घटकों का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम है भाषा, शैली, बिंब, छंद, अलंकार। रस, छंद, अलंकार वो चीज़ें हैं जो कविता को पूर्णता प्रदान करती है। तो सबसे पहले भाषा की हमें पूर्णतः हमारे पास पकड़ होनी चाहिए, हमारे पास शब्दों का संग्रह होना चाहिए। शैली, शैली का एक प्रमुख घटक है जिसके द्वारा कवि अपनी संवेदनाओं को कविता के रूप में अभिव्यक्त करता है। हमें पढ़ने की कला होती है। बिंब, जो हमने गांव का दृश्य देखा, उसमें जिन जिन चीज़ों की बातें हुई, वो बिंब, वो छायाचित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाते हैं, उन्हीं को बिंब कहते हैं। छंदों के द्वारा हमने भी पढ़ा, सुर, गति, लय, तय, प्रवाह, ये सब हमारे पास छंदों के माध्यम से हम इसके नियम को जानते हैं। अंत में आते हैं अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। इन सब को आपने कुछ क्लासों में पढ़ा होगा, यदि छूटे होंगे तो आप अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि इनके बिना हम कविता का निर्माण नहीं कर सकते। उनका हम ये सोच भी नहीं सकते कि रस, छंद, अलंकार को पढ़े बिना, जाने बिना हम किसी भी प्रकार छोटी बड़ी 2 पंक्ति, 4 पंक्ति, 8 पंक्ति, कितनी भी पंक्तियों की कविता का निर्माण कर सकते हैं, संभव ही नहीं है जब तक हम रस, छंद, अलंकारों का अध्ययन
नहीं कर सकते। तो इसी के साथ हमने कविता को देखा, कविता कैसे बनती है। यदि किसी के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या मैं कविता बना सकता हूँ, तो आंसर हाँ ही होना चाहिए। क्योंकि अभी तक यदि जो आपने इस छोटे से लेक्चर में पढ़ा, उसमें आपने यही जाना कि कविता का निर्माण ऐसा नहीं, कोई प्रसिद्ध जन्म से सिद्ध अधिकार कवि बनकर आया है। मैं कविता नहीं कर सकता, चाहे मैं अब किसी भी अपनी पृथ्वी से संबंधित, चाहे ये पानी हो, वायु हो, अग्नि हो, पशु पक्षी हों, जल हो, अपना घर हो, हम जो भी देख रहे हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़, हम सब पर कविता कर सकते हैं। परंतु सर्वप्रथम हमें अपने अंदर एक दृढ़ विश्वास रखना होगा, आत्मविश्वास जगाना होगा कि हाँ, ये कार्य मैं कर सकता हूँ, सब संभव है। तो आप कविता अवश्य कर सकते हैं। इसी के साथ आपका जीवन में मंगल कामनाएं के सहित इस लेक्चर की समाप्ति करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।